नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रस्तावना और मैं हूं आपके साथ युक्ता। आज हमारे साथ खास कार्यक्रम में मौजूद है पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर, जो आज अपने अनुभवों को साझा करेंगे, साथ में अपनी आम जिंदगी के साथ साथ राजनीतिक जिंदगी के बारे में ही चर्चा करेंगे। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद जी, आप शुरुआत करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं, हर जगह पे जनसभा करते हैं और नारा देते हैं, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। इसी पर शुरुआत करते हैं। उस पर नेता विपक्ष के राहुल गांधी जी कहते हैं कि उसको अडानी से इस एजेंडे को जोड़ देते हैं। आज उन्होंने अपनी प्रेस वार्ता के दौरान भी यही बयान दिया, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक रहने का मतलब ये है कि आज़ादी के आंदोलन को भी अगर देखें हम तो 1857 में शुरू हुआ, तो एक होकर के पूरे लोग लड़े, चाहे वो पाकिस्तान बांग्लादेश आज बने हों, पूरा हिंदुस्तान था, सब मिला करके अंग्रेज़ों के खिलाफ हिंदू मुस्लिम सभी लोग लड़ रहे थे, अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध कर रहे थे। उसके बाद जो है आज की जो स्थिति है, मोदी जी ने जो ये नारा दिया है कि एक रहेंगे सेफ रहेंगे, उनका मूल मकसद ये है कि आज एक वैश्विक संघर्ष पूरी दुनिया में शुरू हुआ है। जैसे WTO को ले लें, विश्व व्यापार संगठन है, तो आज पूरी दुनिया में विश्व व्यापार संगठन के जरिए लोग हर देश को अपना एक मार्केट बनाना चाहते हैं। भारत को भी उसी तरह का मार्केट बनाना चाहते हैं और बल्कि बना दिया था लोगों ने। मोदी जी का कहना है कि एक रहेंगे सेफ रहेंगे के मतलब हिंदुस्तान के प्रति, राष्ट्रभक्ति के प्रति, देशभक्ति के प्रति सबको एकजुट होना चाहिए और सब लोग एकजुट होकर के रहेंगे तो हम आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर परिवार, विकसित भारत, विकसित परिवार, नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त परिवार बनाने में सफल होंगे। इसलिए जो एकता का नारा जो दिया है मोदी जी ने कि एक रहेंगे सेफ रहेंगे, तो एक वैचारिक विचारधारा, एक अच्छी पॉजिटिव विचारधारा जो पूरी दुनिया में हमारे देश की एक विचारधारा जाएगी, उससे पूरे देश का नेतृत्व होगा। इसलिए मोदी जी ने एक और नारा दिया था G20 के सम्मेलन में, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। एक पृथ्वी है, पृथ्वी पूरा एक पे रहने वाले सभी एक परिवार के लोग हैं, और एक भविष्य यानी सबका भविष्य एक है, और वो है कि सब लोग विकसित बने, आत्मनिर्भर बने, एकजुट हों। ये सारी चीज़ों को लेकर के मोदी जी ने कहा और उसका नेतृत्व भारत कर रहा था, उसमें वो नारा मोदी जी ने देने का काम किया। तो आज हमें दुनिया में ये जो एक हमारे देश के खिलाफ बड़े पैमाने पर जो दूसरे लोग एक यूनिटी बना करके यहाँ पर एक राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने का प्रयास करते हैं, उस राजनीतिक अस्थिरता के खिलाफ अपने देश के लोगों को विकसित बनाने के लिए, नशे से दूर करने के लिए, अपराधों से दूर करने के लिए, रोजगार देने के लिए, शिक्षा में हम दुनिया में नंबर 1 हों, टेक्नोलॉजी में हम दुनिया में नंबर हों, इसके लिए हमको सब, जब हम एक रहेंगे तो हर चीज़ हमारे पास होगी। हमारे पास है, हम रोजगार के क्षेत्र में भी नंबर 1 पे होंगे, कृषि के क्षेत्र में भी हम नंबर 1 पे होंगे, हम टेक्निकल चीज़ों के उसमें नंबर 1 पे होंगे। साथ में सबसे बड़ी बात है कि सुरक्षा के उसमें, यानी हम सेना के उसमें भी नंबर 1 पे होंगे पूरी दुनिया में। इसलिए सबको एक रहना है और तभी हम सब लोग सेफ रह पाएंगे। जी, अभी उपचुनाव में 9 विधानसभा सीटों पर कल मतदान हुआ है, लेकिन जो नेता विपक्ष है वो लगातार वार कर रहे हैं भाजपा पर। उनका ये कहना है कि कहीं वोटिंग नहीं दी जा रही है। उनका ये भी कहना है साथ में कि जो दावे हैं आपके पार्टियों के, फिर चाहे आरक्षण का मुद्दा हो, वो कहीं ना कहीं सब फर्जी है, और कहीं ना कहीं उनका ये भी कहना है कि पार्टी जो है डरी हुई है। देखिए, विपक्ष का काम है बुराई करना, वो लोग पॉजिटिव वर्क अब नहीं करते। पहले विपक्ष जो है पॉजिटिव बातों को लेकर के चलने का काम करता था, लेकिन अभी ऐसा इस तरह का काम नहीं करते। एक समय कांग्रेस ने की सरकार थी और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी को विपक्ष में थे और उन्होंने विदेश में एक डेलीगेशन भेजा था जो एक अच्छी तरीके से वो करके आए। उसकी बड़ी चर्चा पूरे देश में हुई, पूरी दुनिया में चर्चा हुई। आज जो विपक्ष है वो किसी तरह से एन केन प्रकार वो मोदी जी को हटाना चाहता है, देश से बीजेपी की सत्ता को हटाना चाहता है, और विदेशी ताकतों के इशारों पर विपक्ष काम करने का काम कर रहा है।
जैसे आवास लोगों को दिए जा रहे हैं, विपक्ष को नहीं दिख रहे हैं। राशन लोगों को दिया जा रहा है, विपक्ष को नहीं दिख रहा है, वो कहते हैं नहीं मिल रहा है, जबकि लोगों को मिल रहा है। गैस सिलेंडर चूल्हे लोगों को मिले, विपक्ष कहता नहीं मिले। ये गलत प्रचार करने का काम विपक्ष करता है लगातार, और नेगेटिव काम का ज़्यादा। जैसे उत्तर प्रदेश में अगर ले दीजिए तो 2012 से 2017 तक अखिलेश जी की सरकार रही, उन्होंने आवास नहीं बनवाए, लेकिन कब्रिस्तान 1 लाख से ज़्यादा बनवा दिए। मुर्दों को सुरक्षित करने का काम किया, वहाँ हैंडपाइप लगाने का काम किया, लेकिन लोगों को पीने के पानी की व्यवस्था हो, लोगों को जिनके घर नहीं उनको आवास मिले, ऐसी कोई योजना उन्होंने बनाने का काम नहीं किया। आज मोदी जी जो चीज़ें दे रहे हैं वो पूरी दुनिया में इसका चर्चा का विषय है, चाहे वो मुफ्त में इलाज हो, चाहे आवास हो, और चाहे मुफ्त में शौचालय हो, गैस सिलेंडर चूल्हे हो, या मुफ्त में लोगों को राशन मिल रहा हो, या किसानों के खाते में पैसा मिल रहा हो। ये सारी जो योजनाएं हैं, इससे दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है, और इसलिए विपक्ष इससे घबराया हुआ है। इसलिए विपक्ष बुराई करने का काम करता है और इसके अलावा कुछ नहीं करता। जी, आप मोदी 2.0 टीम का हिस्सा भी रहे और आपने प्रधानमंत्री के साथ कार्य भी किया। एक अनुभव आपका भी रहा है उनके साथ कार्य करने का, और आपने नजदीक से उनको कार्य करते हुए भी देखा। तो उस पर आपको क्या लगता है कि जो आज पार्टी जिस स्तर पर पहुंची है, उसमें क्या क्या उन्होंने जो दांवपेच अपनाए हैं और क्या क्या उनकी चीजें रही, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी बैठक करते थे, आप लोग को गाइड भी करा करते थे, तो इस पर क्या आपकी राय? देखिए, मोदी जी ने बहुत छोटी छोटी उन चीज़ों को पकड़ा जो जनता की जरूरत की चीज़ें हैं। जैसे उनका था कि हमारा देश ऐसा देश बने जिसमें एक भी व्यक्ति ऐसा ना हो जिसका अपना निजी आवास ना हो, एक व्यक्ति भी भूखा ना रहे, उसकी योजना उन्होंने बनाई, मुफ्त राशन दी। एक भी व्यक्ति ऐसा ना हो जिसके पास खाना बनाने के लिए लकड़ी ढूंढना पड़े, धुआं मुक्त खाना बने, ऐसे उन्होंने गैस सिलेंडर चूल्हे देने का काम किया। लोग इलाज के अभाव में मरे नहीं, इसलिए उन्होंने आयुष्मान भारत कार्ड बनाया, लोगों को 5 लाख रुपए तक सालाना मुफ्त में इलाज, घरों तक बिजली पहुंचे। कोई भी व्यक्ति ऐसा परिवार ना रहे जिसके पास बिजली ना रहे, तो उसके लिए सौभाग्य योजना बनाया और उन तक के बिजली पहुंचाने का काम किया। तो योजनाओं को नीचे तक ले जाना, उनको बताना कैसे हमारा देश दुनिया में आगे सबसे बेहतर देश बने, कैसे कुटीर उद्योग और छोटे छोटे उद्योग हम फिर से विकसित करें ताकि लोगों को रोजगार मिले, दूसरे देश से हमको कोई चीज़ इंपोर्ट ना करनी पड़े, हम अपने देश की बनी हुई चीज़ें दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करें, बेचें, आत्मनिर्भर बने। इसीलिए आप समझिए कि हमारा जो देश है वो आर्थिक रूप से 11वें नंबर पे था जब मोदी जी आए 2014 में। अब वो छलांग लगा करके 5वें नंबर पे आए। अभी जो है ये देश इस पंचवर्षीय योजना में जो इकोनॉमिक मामले में है, हम तीसरे नंबर पे पहुंच जाएंगे। दुनिया में हमारी अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर की हो जाएगी। तो हम लोगों को मजबूत कर रहे हैं, देश के लोगों को मजबूत कर रहे हैं, लोगों को रोजगार दे रहे हैं। ऐसी योजना मोदी जी की है, और मोदी जी हम लोगों से मिलते थे, बैठते थे, एक एक चीज़ को समझाते थे, कैसे हम किन चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ेंगे, कैसे हम अपने राष्ट्र को, देश को मजबूत करने का काम करेंगे, हम आत्मनिर्भर बने, यानी सभी दिशा में हम आत्मनिर्भर बने। ऐसा भारत बनाने के लिए मोदी जी ने निर्णय लिया, उसी पे वो लगातार काम कर रहे हैं। जी, अब थोड़ा सा निजी सवाल है आपसे। एक पद पे रहने के बाद और पद में ना रहने के बाद क्या कुछ परिवर्तन हुआ आपके जीवन में? क्योंकि कठिनाइयां बहुत रही और रिजल्ट भी आपके सामने रहा, तो कुछ परिवर्तन आया आपके दौरान? देखिए, ये तो मेरे परिवार में कहीं राजनीति नहीं थी। मैं पहला चुनाव लड़ा तो मुझे 2000 वोट भी नहीं मिले, दूसरे में भी 2000 वोट नहीं मिले। 6 चुनाव लगातार हारा, तब 7वां चुनाव में जीता एमएलए का, निर्दलीय। उसके बाद फिर 5 चुनाव हारा, तब मैं सांसद हुआ, फिर हार गया हूँ मैं। 2 बार मैं सांसद रहा हूँ और हारा ज़्यादा हूँ। 15 चुनाव में मैंने 12 चुनाव हारे। तो इस उसमें जो है मैंने लिए हार और जीत का बहुत ज़्यादा कोई मेरे ऊपर असर नहीं पड़ता, इसलिए कि मैं बहुत चुनाव हारा हूँ। मेरा भी एक जीवन का लक्ष्य है कि लोगों को जोड़ना, लोगों का मकसद हल करना, लोगों को सही बात बताना और सही रास्ते पे ला करके उनको खड़ा करना, ये अपने जीवन का लक्ष्य रहा और मुझे कुछ हद तक उसमें सफलता भी मिली है। हाँ, जब पद पे था तो काम लेने वालों की संख्या लगातार ज़्यादा आती थी,
आज भी काम लेने वालों की संख्या लगातार ज़्यादा आती है। तब था तो मैं पंचायत कर लेता था, चौपाल लगा लेता था, अधिकारियों को बुला करके कर लेता था, सबको बुला लेता था। अब अधिकारियों के यहाँ जा करके उसको करा के निर्णय कराता हूँ। लेकिन लोगों का काम करने का एक जो तरीका है, उस तरीके में मेरे कोई परिवर्तन है नहीं और न रहेगा। इस तरीके का हम लगातार कर भी रहे हैं। साथ में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसी स्थिति में जो अब चुनाव हारने के बाद जो हमारे सामने है वो कोई समस्या नहीं है, बल्कि काम करने का और ज़्यादा उत्साह पैदा हुआ है। और देख रहे हैं कि अभी जो है इस संबंध में जब एक मूवमेंट हम चलाते हैं नशा मुक्त के खिलाफ, एक मूवमेंट हम चलाते हैं कि आज़ादी के आंदोलन में अंग्रेज़ों से लड़ते हुए करीब 4,32,000 लोगों ने अपनी जान दी, तो उन लोगों ने जो अपनी कुर्बानी दी वो कुछ पाने के लिए नहीं, वो देश के लोगों को अधिकार दिलाने के लिए। हमारा कर्तव्य है कि लोगों को अधिकार दिलाए। आज सबसे ज़्यादा जो नुकसान, अंग्रेज़ों से ज़्यादा भी जो नुकसान हो रहा है, उतने लोगों को तो अंग्रेज़ों ने 90 साल में नहीं मारा जितने नशे की वजह से 4 गुना ज़्यादा लोग हर साल ख़त्म हो जा रहे हैं। कैंसर से, नशे से, एक्सीडेंट से तमाम लोग मारे जा रहे हैं। किडनी खराब हो रही, लीवर खराब हो रही है। तो ये जो एक साजिश है, एक आज़ादी की ये दूसरी लड़ाई है। तो इस आंदोलन को लेकर के चलने का काम कर रहे हैं। इसलिए चूंकि मैं आंदोलन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, इसलिए मेरे ऊपर ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बाकी जो है जो काम धाम है वो हम लोग उनको करने कराने का काम लगातार करते हैं। अब इस आंदोलन को और मजबूत करने का काम कर रहे हैं। जी, अब नशा मुक्त अभियान की अगर बात करें तो इस अभियान को शुरुआत करने में एक काफी भावुक पल आपका रहा, जो आपने अपने बेटे को खोया और कारण नशा था। उसके बाद इस अभियान को आपने चालू किया, तो अभी इस अभियान में आगे की कुछ योजनाएं हैं या आप उस पल को अगर याद करें तो आप क्या सोचते हैं? देखिए, नशा नाश की जड़ है और लोगों को बर्बाद करता है। कई प्रकार का नशा है, पान मसाला, तम्बाकू, सिगरेट, बीड़ी से लेकर के ड्रग्स तक और शराब तक। मेरा बेटा एक आकाश किशोर देवी शराब लोगों के चक्कर में पड़ के पीने लगा और फिर मैंने उसकी छुड़वाई भी, एडमिट कराया, शादी कर दी, बच्चा हो गया। फिर दोस्तों के चक्कर में पड़ गया, बहुत एडमिट कराया, लेकिन अंत में उसकी डेथ हो गई, लीवर डैमेज हो गया। ये बात मेरे जीवन की सबसे दुखद घटना है। और दुखद घटना एक्सीडेंट में कहीं खत्म हो गया होता तो एक अलग बात थी। नशे की वजह से खत्म हुआ और कोई भी, मैं सांसद था, मेरी पत्नी विधायक, कुछ नहीं कर पाए हम लोग। किसी पद पर रह करके कोई व्यक्ति नशे के खिलाफ अगर आंदोलन नहीं करेगा, नहीं जुड़ेगा, तो नशे से लोगों को बचा नहीं पाएगा। यहाँ तक कि महात्मा गांधी जी, उनके जो बड़े लड़के थे, नशा करते थे महात्मा गांधी जी, और उनकी भी मृत्यु नशे की वजह से हुई। और वो भी नशे के कारण जो है वो कई गलत काम करने लगे थे, जिससे महात्मा गांधी जी ने उनसे अपना पीछा छुड़ा लिया था अपने लड़के से और उनको अलग कर दिया था। आज हमारे देश की नई पीढ़ी को नशे में एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत लोगों को फंसाया जा रहा है। कभी सेना में 25 से 35% लोग हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश के लोग भर्ती होते थे। आज पाकिस्तान के थ्रू जो नशा आ रहा है, अब केवल मात्र 5% लोग भर्ती हो पा रहे हैं। नशे में डूब गए लोग। बड़े पैमाने पे म्यांमार से, पनामा से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से ड्रग्स हमारे देश में यहाँ नई पीढ़ी के लोगों को भेज करके उनकी जिंदगी को बर्बाद करने का एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत किया जा रहा है। भारत सुपर पावर न बन पाए, विकसित और आत्मनिर्भर भारत न बन पाए, इसके लिए बड़े पैमाने पर लोगों को नशा पिलाना, नशे की आदत डालना, नशे के नई पीढ़ी के लोगों को नशे में डलवाना, उनकी शुरुआत कराना, ये एक बड़े कार्यक्रम हमारे देश के अंदर चलाए जाते हैं। और केवल शराब नहीं, आप समझिए 159 लोगों की प्रत्येक घंटे में मौत कैंसर से हो रही, 12 प्रकार का कैंसर शराब पीने से हो रहा है। तो ये जो साजिश है जिसके तहत लोग हमारे यहाँ मर रहे हैं, एक शराब पीने वाला ड्राइवर एक्सीडेंट कर देता, ना पीने वाले लोग उससे मर जाते। अभी काकोनी में हमारे लोग 6 मर गए क्योंकि ड्राइवर नशे में था। एक परिवार के 6 लोग मर गए।
तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। उस साजिश का एक शिकार हमारे देश के नौजवानों को, नई पीढ़ी के लड़के लड़कियों को बनाया जा रहा है। हम सब लोगों को इस आंदोलन से जुड़ना चाहिए। सभी को नशा मुक्त परिवार बनाना है, नशा मुक्त बच्चे बना के रखने हैं। और ऐसा अगर जब हम कर लेंगे तो हमारा देश विकसित भी बनेगा, आत्मनिर्भर भी बनेगा, दुनिया का सुपर पावर भी बनेगा। जब आपने इस अभियान की शुरुआत की तो बहुत जगह पे आपके बारे में बातें हुई। कई लोग आए जिन्होंने कहा कि आपके घर के पास शराब का ठेका है। नशे से उन्होंने एक शब्द निकाल लिया, वो था शराब। तो उस पर भी आपको काफी टारगेट करने का कार्य किया गया और आप पर एक उंगलियां भी उठी कि यहाँ घर के पास है, शराब नहीं रोक पा रहे हैं, ठेका नहीं बंद करवा पा रहे हैं। कहीं कहीं ये चुनौतियां भी आपके आगे दौरान आई और अभी भी आती हैं। लोग कहते हैं, सोशल मीडिया पे भी कमेंट्स तमाम तरह के आपको लेकर किए जाते हैं, फिर चाहे वो हार को लेकर हो या आपके अभियान को लेकर है। तो इस पर आपकी क्या निजी प्रतिक्रिया रहती है जब आप ये सुनते हैं या फिर आप पढ़ते हैं ऐसे कमेंट्स? देखिए, हमारे मूवमेंट को वो लोग समझ नहीं पा रहे। हम नशे की बात करते हैं तो शराब से जोड़ देते हैं। नशा तो बहुत प्रकार का है। ड्रग्स है, अफीम है, चरस है, कोकीन है, तंबाकू है। लोग व्हाइटनर सूंघने लगे हैं, पंचर बनाने वाले सोल्यूशन को करने लगे हैं। ब्रेड में मक्खन की जगह लोग ग्रीस लगा करके, आयोडेक्स लगा करके खाने लगे हैं। ऐसा जो कर रहे हैं वो शराब को जोड़ने से उनका मतलब रहता है शराब के ठेके से जोड़ने। अगर उसको पॉजिटिव में देखें तो शराब के ठेके पर शराब बेचने वाला व्यक्ति, सेल्समैन, वो शराब नहीं पीता, लोगों को पिलाता है। शराब बेचने वाला, तंबाकू बेचने वाला, ड्रग्स बेचने वाला किसी को बुला करके नहीं पिलाता। सब्जी बेचने वाला, फल बेचने वाला लोगों को फेरी लगा करके आवाज देके बुलाता है कि ये चीजें खरीद लो। लेकिन जब लोग एडिक्ट हो जाते हैं नशे के तो अपने आप जाते हैं। तो इस तरह के ब्लेम लोग मेरे ऊपर लगाते हैं कि आप शराब का ठेका नहीं बंद करा पाए। तो मैं शराब का ठेका बंद कराने नहीं निकला। लोग नहीं पिएंगे तो जो नहीं पीते वो शराब की दुकान पे नहीं जाते। जैसे लोग जो है जो शाकाहारी हैं वो मांसाहारी दुकान पे नहीं जाते, नॉनवेज जो नहीं खाते वो नॉनवेज की दुकान पे नहीं जाते। इसलिए जो नशा नहीं करेंगे वो नशे की दुकान पे नहीं जाएंगे। हमारा मकसद है कि लोग नशा की तरफ जाए ही नहीं, और जब नशा मुक्त हो जाएंगे वो नशे की तरफ नहीं जाएंगे, नशा नहीं करेंगे तो दुकानें अपने आप बंद हो जाएंगी। किसी की भी दुकान हो वो बंद हो जाएगी अगर उसे कस्टमर नहीं होंगे। हम इस मूवमेंट को लेकर के चल रहे हैं। वो लोग सोच रहे हैं कि शराब की दुकानें बंद होनी चाहिए। शराब की दुकानें बंद है आपके बिहार में, हर साल मरते हैं वहाँ सैकड़ों लोग जहरीली शराब पी करके। गुजरात में 1960 से शराब की सब दुकानें बंद है, फिर भी लोग चुरा चुरा करके पीते हैं, लोग मरते भी हैं। तो वो मेरे मकसद को समझ नहीं पा रहे हैं। वो विरोधी लोग हैं या शराब पीने वाले लोग हैं, नशे के एडिक्ट हैं, या नशे को समर्थन करने वाले लोग हैं जो मेरी खिल्ली उड़ाते हैं और मेरे बारे में गलत सलत लिखने का काम करते हैं। मैं उनसे विचलित नहीं होता हूँ। मेरा अभियान है नशा मुक्त लोगों को बनाना, नशा मुक्त नई पीढ़ी को बनाना, इसलिए मैं उस पर काम कर रहा हूँ। जब आप एक पद में थे और इस अभियान की आपने शुरुआत की तो एक जमावड़ा हुआ, आपने कई कार्यक्रम भी इसमें कराए, काफी संख्या में लोग इकट्ठे हुए। लेकिन इस बार जब एक नशा मुक्त पुरुषों की आपने मैराथन कराई तो उसमें कहा गया कि कुर्सियां खाली थी, इस तरह का जिक्र हुआ और लोगों ने ये भी कहा कि अब पद में नहीं है। जैसा कि अभी आप बैठक कर रहे थे, आपने कहा कि दगे कारतूस जैसे शब्दों का इस्तेमाल आपको किया जाता है कि अब कौशल का मतलब जो राजनीतिक जीवन है वो कहीं ना कहीं लोगों के नजरिए में समाप्त है। तो उस पर आपको क्या लगता है कि इस तरह के कार्यक्रम भी एक आपके चल रहे हैं जो आपके नशा मुक्त आंदोलन को लेकर भी है और एक तरफ आपके राजनीतिक दायित्व भी है, वो कहीं ना कहीं आप निभाने का काम भी कर रहे हैं, लोग अभी भी आपके पास आते जाते हैं। तो इस पर आपको क्या लगता है कि लोगों की मानसिकता किस प्रकार की है आपको लेकर अभी? ये दूषित मानसिकता के लोग हैं। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर कभी भी कोई चुनाव नहीं जीते, 2 चुनाव लड़े, दोनों में उनकी जमानत जब्त हो गई, मगर भारत का संविधान उनके नेतृत्व में लिखा गया और उसी संविधान के तहत लोग MP MLA बन रहे हैं, पंच और प्रधान बन रहे हैं, मुख्यमंत्री यानी प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री तक बन रहे हैं। तो जो वैचारिक विचारधारा है वो जीवित रहती है, पद हर समय तक के जीवित नहीं रहता। ये तो पंचवर्षीय योजना है, कोई जीतेगा, कोई हारेगा, कुछ रहेगा। जो लोग पद से जुड़ते हैं वो लोग खिल्ली उड़ाते हैं। अभी जो नशा मुक्त मैराथन, फुल मैराथन की, वो सुबह 7 बजे की थी। सुबह 7 बजे इतने लोगों का आना भी स्वाभाविक नहीं था, लेकिन अगर इसमें दौड़ में शामिल होने वाले लोग ना आते तो ये माना जाता कि वो
कार्यक्रम सफल नहीं हुआ। ये जनसभा नहीं थी, ये मैराथन थी। अब हम दूसरी मैराथन महिलाओं की कर रहे हैं 31 दिसंबर को, जो 10 बजे होगी सुबह। उसमें बड़े पैमाने पे लोग इकट्ठा होंगे, महिलाएं पुरुष सभी लोग इकट्ठा होंगे। और वो मैराथन जो है पिछले बार भी की थी, हाफ मैराथन। माननीय नड्डा जी आए थे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। इस बार भी कोई आएगा। और ये महिलाओं की फुल मैराथन है, 25 लाख रुपए का प्राइज इसमें भी है। जो महिला प्रथम आएगी उसे 5 लाख, सेकंड को 3 लाख, थर्ड को 1.5 लाख, फिर प्रथम 10 को 51 हजार, सेकंड 10 को 41 हजार, थर्ड 10 को 31 हजार। चौथे नंबर पे जो 10 आएंगी उनको 21 हजार, और पांचवें नंबर पे जो 10 आएंगे उनको 11 हजार का ये पुरस्कार दिया जाएगा। 25 लाख का पुरस्कार 53 लोगों को दिया जाएगा। ये फुल मैराथन जो 3 घंटे में पूरा कर लेंगी उनको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। जो कहीं पर वो सर्विस वगैरह में लगाएंगे उनको उसका लाभ भी मिलेगा। हमारा ये जो मकसद है मैराथन कराने का, ये पूरे देश के लोगों को संदेश देना है। जब लोग दौड़ेंगे तो दौड़ने के लिए फेफड़े में दम चाहिए, शरीर में ताकत चाहिए, तो नशा नहीं करेगा, नशे से दूर रहेगा। और जब नशे से दूर रहेगा तभी वो दौड़ पाएगा। इसलिए मैं पूरे देश को धीरे धीरे करके दौड़ाना चाहता हूँ, नई पीढ़ी के लोगों को, कि वो दौड़ लगाएं और उनको प्राइज हम देने का काम करेंगे। हमारा नशा मुक्त अभियान जो है वो देने का काम करेगा, पारक महासंघ करेगा। जनता के द्वारा ये धन इकट्ठा किया जाता है और जनता इसमें मदद करती है। तो जनता के सहयोग से नशा मुक्त मैराथन होती है, होती रहेगी। लोग इस पे जितना भी कमेंट करेंगे वो सब लोग हैं जो इन मैराथन और नशा मुक्त आंदोलन से जो चिढ़ते हैं, जिनको एक डर लगता है, जिनको पीड़ा होती है, वही लोग इस पे उल्टे सीधे कमेंट करते हैं। बाकी जनता खुश होती है और मैं समझ रहा हूँ इसका सभी लोग स्वागत कर रहे हैं। एक राजनीतिक दौर आप अभी जी रहे हैं और कहीं ना कहीं आप यहाँ पर लोग आपके पास आते भी रहते हैं। इस बीच आपकी पत्नी विधायक भी हैं, तो तालमेल कैसा है आपका? एक राजनीतिक, एक पारिवारिक तालमेल। देखिए, मेरा पूरा परिवार राजनीतिक है, क्योंकि मैं आंदोलनकारी रहा। एक वैसे बहुत लोग जानते हैं, मगर मैं आपको बता रहा हूँ, और बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे। जिस दिन मेरी शादी थी तो जब बारात लेके मैं गया था और सुबह 1984 की बात है, नॉमिनेशन दाखिल करने का आखिरी दिन था। तो भैया से बता के मैं चुपचाप चला आया था, अपना एमएलए का नॉमिनेशन करके वापस गया। तब शाम को कलेवा खा करके तो पत्नी को विदा करा करके लाया। तो मेरा राजनीतिक जीवन का जो है वो मेरा प्रथम टारगेट था। क्योंकि पत्नी के पिताजी थे, वो भी प्रधान थे, तो वो भी कहीं ना कहीं उससे जुड़ी रही और मेरे संघर्षों में उन्होंने पूरा साथ दिया हमेशा। और कुछ भी हो, जो भी लड़ाई हम लोगों ने लड़ी, वो खाना भी बनाती थी, लोगों को खिलाती भी थी, सुरक्षा भी के लिए लोग मेरे यहाँ रहते थे। मेरे ऊपर गोली भी चली, उसमें भी जितने लोग यहाँ रुकते थे उनको खाना बनाना खिलाना, जो सुरक्षा के लिए रुकते थे यहाँ वो। इसके अलावा धरना प्रदर्शन जो करता था वो महिलाओं को ले जाती थी, टैक्सी टेम्पो को लाद के फिर लाती थी। तो एक लगातार हमारा उनका इस तरीके का बना रहा। उनका एमएलए बनने का कोई वो था नहीं, लेकिन ये संयोग है कि वो 2 बार से चुनाव लड़ी और दोनों बार वो विधायक बनी। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये उनके किए गए कामों का जनता ने परिणाम देने का काम किया है। और तालमेल एक पारिवारिक जिस तरह का रहता है वो भी पारिवारिक है, और हम सब लोग मिलकर के राजनीतिक और पारिवारिक सब कुछ काम करते हैं। लेकिन पारिवारिक काम और पारिवारिक देखभाल सबसे ज्यादा जो है मेरी पत्नी जयदेवी कौशल ही करती। जब आप लोग आपस में एक परिवार की तरह मिलते जुलते हैं, बातचीत करते हैं, तो राजनीतिक भी कभी कभी बातचीत होती होगी कि राजनीतिक दल में ऐसा हुआ, उन्होंने ऐसा कहा, या फिर जैसे चुनाव का आपका परिणाम भी जो रहा, तो कभी कोई ना कोई ऐसे टिप्पणीबाजी भी हो जाती होगी। तो कभी इस बारे में चर्चा होती है या कोई विचलित होता है आप दोनों में से? नहीं, कोई विचलन इसलिए नहीं होता है कि हम लोग बड़ा स्ट्रगल किए। बताया ना कि 6 चुनाव लगातार हारे, तो ना तो मैं विचलित होता हूँ ना पत्नी विचलित होती, विधायक जी भी विचलित नहीं होती।
बच्चे हैं, उन लोगों को भी ये सारी चीजें पता है। बस एक चुनाव हारते हैं तो दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू कर देते हैं कि इसमें क्या कमियां रही, उन कमियों को कैसे हम पूरा करें, खत्म करें, और आगे के चुनाव को हम कैसे जीतें, उस पर विचार करते हैं और उस पर हम लोग तैयारी करते हैं। जी, राजनीतिक और सामाजिक जीवन में अब आगे के आपके क्या स्टेप हैं? देखिए, मेरा जो अंतिम लक्ष्य है वो ये है, नशा मुक्त भारत बने, हर बच्चा नशे से दूर रहे। मैं चाहता हूं कि जातिवाद इस देश से खत्म होना चाहिए। और जातिवाद एक बड़ा जहर है जो लोगों के अंदर बेवजह का एक क्लेश पैदा करते हैं, भ्रांतियां पैदा करते हैं। जबकि राजनीति से जो है वो चीजें जरूरत की पूरी होती हैं जो व्यक्ति की जरूरत है, चाहे वो किसी धर्म का हो, चाहे वो किसी कास्ट का हो। तो राजनीति से जाति और धर्म बहुत दूर रहना चाहिए। पॉलिटिकल चीजों को लेकर के, जरूरत की चीजों को लेकर के पॉलिटिक्स करेंगे तो वही अच्छा रहेगा। तो इसीलिए प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने भी नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया, क्योंकि उन्होंने जड़ पकड़ा कि इसकी वजह से हमारे देश में बड़े पैमाने पे क्राइम है, अपराध हो रहे हैं। इसकी वजह से मानसिक रूप से लोग कमजोर हो रहे हैं, नशे की वजह से आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह बर्बाद हो रहे हैं। इसलिए 2047 तक माननीय मोदी जी ने और माननीय अमित शाह जी ने नशा मुक्त भारत बनाने की घोषणा भी की है। और इसके लिए उन्होंने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से भी 272 जनपद चिन्हित करके उन्हें नशा मुक्त भारत अभियान में शामिल करने का काम किया। तो मैं समझ रहा हूं कि जो मेरा स्टेप है वो भी स्टेप है कि एक सामाजिक तरीके से कैसे हम समाज को नशे से बचा सकें। नशे से बचेंगे तो लोग बुद्धि से तेज होंगे, बुद्धि से तेज होंगे तो उनके अंदर जातिवादी और ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं रहेगा। अपने आप शार्प माइंडेड लोग होंगे और वो अपने को भी विकसित करेंगे और देश को भी विकसित करने का काम करेंगे। इसी सामाजिक संगठनों को लेकर के मैंने पारक महासंघ बनाया। पारक महासंघ जो है कबीर साहब का शब्द है। पारक माने परखना, पहचानना, जानना। लोग हर काम परख करके करते हैं जब अपने निजी हित में होता है। पारक का पर्यायवाची विवेक है, फिर अपने विवेक का इस्तेमाल करते हैं, उसमें अच्छा बुरा समझ करके ही तब लोग निर्णय लेने का काम करते हैं। वही मेरा लक्ष्य है। और इसी लक्ष्य, दूसरे लक्ष्य को हमने बनाया है नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का। उसके तहत हम लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। लिए तो ये थे हमारे साथ पूर्व केंद्रीय राज्य कौशल किशोर जी, जिन्होंने साक्षात्कार में बताए अपने निजी जीवन से जुड़े राजनीतिक पहलू के बारे में। और हम आपको ऐसे भी और भी प्रोग्राम दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।